साथियों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। आखिरकार ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये वर्ड जो आया है वो आया कहाँ से, उस चीज़ की भी जानकारी लेंगे पूरी हम। तो हम लोगों का हेडिंग बन जाता है और हेडिंग हमारा है आज का कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग ऑलरेडी बना रखा है ये कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो हेडिंग है वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट। देखिए, कोवेलेंट का जो मीनिंग है पहले वो जानना जरूरी है। तो कोवेलेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो सिंपली तोड़ देते हैं। को मीन्स होता है शेयरिंग करना, कहीं भी शेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो मीन्स शेयरिंग करना हो गया। और वैलेंट मीन्स अगर हम समझना चाहते तो वैलेंट मीन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्चुअल में ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें किसी भी एटम, यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपली वी कैन से दैट कि द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons between same or different एटम्स, यानी कि सेम और डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरीज कितनी होती है पहले तो हम आपको ये बताएं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये मैंने लिखा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखा कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है भैया वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला बॉन्ड हो जाता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो दूसरा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड मैंने दो तरीके के बताए आपको, एक तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम, या तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एटम्स ऑफ सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब ये कितनी कैटेगरी का बॉन्ड होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये कैटेगरी मेनली यहाँ पर तीन हो जाती है। कौन कौन सी तीन है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, सिंगल। दूसरा कौन सा होता है भैया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा कौन सा होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी यानी वन पेयर बोल सकते हैं। यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी मीन्स टू पेयर बोल सकते हो। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी मीन्स यहाँ पर 3 पेयर बोल सकते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे अभी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बता दूं बात की। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन है, बड़ा सा बनाया मैंने, और इसका ये हाइड्रोजन का एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए ये क्लोरीन है, सिंपल समझने की कोशिश करिएगा, ये क्लोरीन है। इसके अगर आउटर मोस्ट के हम इलेक्ट्रॉन चेक करें क्लोरीन के तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 एंड 7। तो अब ये क्लोरीन जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और इस स्टेबिलिटी के लिए इन्हें तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई हमें एक
इलेक्ट्रॉन दे दो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इन्होंने भी ले लिया। लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है, वैसे कायदा ये कहता है कि भाई ये हाइड्रोजन है, कायदा ये कह रहा है कि भाई ये हाइड्रोजन लिया मैंने, ये वाला हाइड्रोजन बनाया यहाँ पर सिंपल, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया और ये क्लोरीन यहाँ पर बना दिया। अब समझना ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कायदे में बीच में होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ बैठने चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता ये कि इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ नहीं बैठते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिंच जाते हैं, यानी कि क्लोरीन अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स इसके ऊपर एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग सिंपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलैरिटी क्यों डेवलप हुई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा। अगर ये लेके चला गया होता ना तो ये आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो सिंपल पोलर कोवेलेंट bonds are those bonds which are formed by the sharing of electron between the atoms of different electronegativity। तो ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग एक हाइड्रोजन की बात करें कि ये H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो भाई ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, मीन्स सिंगल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन हाइड्रोजन ने भी कहा कि नहीं भाई तुम्हें दिया मैंने तो तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन दो, तो इन्हें भी मिल गया। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम लोग O2 मॉलिक्यूल को ले लेते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम दो बैठे हुए, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर दिखाना चाहें तो दो दो इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट में, यानी कि इस तरीके से 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस तरीके से, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। यानी सिंपली ये हो जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, मीन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है कि अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बना दिया मैंने। नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन बनाइए, इसकी भी आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। लेकिन इसको स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इस तरीके से। इनको भी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इन्होंने भी 3 ले लिए। सबके दोनों के आउटर मोस्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन आपको 8 दिखाई दे जाएंगे। मीन्स ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पर आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और अगर यहाँ देखें तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता होगी कि इसे मुझे बताने की हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक से जुड़ी चीज़ें छोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्डिंग ये हो रही है, ये आखिरकार होने का रीज़न क्या है, वो चीज़ समझेंगे तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बॉन्ड ओवरलैप करता कैसे है। तो देखते सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं और इस हेडिंग में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हेडिंग बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी वो चीज़ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, देखिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो 2 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, जिसको नाम दिया गया है। नंबर 1 ए पार्ट आपको देते हैं जिसका नाम होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने हेडिंग बना दिया आपका सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द मेनली हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals along the internuclear
एक्सिस। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड बनने का जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो आप देखें, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा बॉन्ड एक तो एस एस ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे एस एस ओवरलैपिंग से कैसे बनेगा कि अगर एक एस ऑर्बिटल आपने ली, मान लीजिए ये आपने एक एस ऑर्बिटल ली, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, ये दूसरी एस ऑर्बिटल आपने ले ली, दोनों एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करती हैं तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है भाई, अगर इसमें आपने एक्सेस देखे तो एक्सेस तो यही पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग अगर हो जाती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी बॉन्ड का नाम दिया गया है सिग्मा बॉन्ड। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा बॉन्ड हो गया आपका, सिग्मा हो गया। ये एस ऑर्बिटल हो गई, ये भी एस ऑर्बिटल होगी, और ये आपकी एस और एस ओवरलैपिंग बताई जा सकती है। अब दूसरा हेडिंग हम लोग बना लेते हैं एसपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अभी यहाँ पर बहुत आपको बातें बताएंगे। तो एसपी ओवरलैपिंग का जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये तो बन गई आपकी एक एस ऑर्बिटल, सिंपली यू कैन से दिस इज द एस ऑर्बिटल। अब अगर दूसरी ऑर्बिटल हमने मान लीजिए पी ऑर्बिटल बनाई, तो पी ऑर्बिटल का अगर हेड देखेंगे तो हेड तो पी ऑर्बिटल का यहीं पर आएगा ना, तो ये पी आपका ऑर्बिटल का हेड हो गया। अब दोनों अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो ओवरलैपिंग होगी उसको दिखाने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि दिस इज द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है जिसको आपने दिखाया है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड की पहचान है। लेकिन ये ओवरलैपिंग जो है वो एसपी ओवरलैपिंग कहलाएगी, क्योंकि एक तरफ पी ऑर्बिटल बनी हुई है और एक तरफ बनी हुई है आपकी कौन सी ऑर्बिटल, एक तरफ बनी हुई है आपकी एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग बनी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एस पी ओवरलैपिंग के बाद एक ओवरलैपिंग और पॉसिबल है जिसका नाम है पी पी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पी ऑर्बिटल हमने बनाई, ये पी ऑर्बिटल है। इसी तरीके से दूसरी पी ऑर्बिटल भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दो पी ऑर्बिटल हैं, दोनों अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आमने सामने से अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगी सामने से तो ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार होंगी उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पीपी ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। इसे पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं और इसे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के आपको तरीके पता हो लग गए होंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनने के तीन तरीके हैं। तो एसएस ओवरलैपिंग के थ्रू, एक एसपी ओवरलैपिंग के थ्रू और एक पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन आप यहाँ पर जान लीजिए कि ओवरलैपिंग हेड ऑन है और हेड ऑन ओवरलैपिंग मैक्सिमम भी हो सकती है, और इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। तो एक चीज़ ये बने सिग्मा बॉन्ड की बात की, और इसी के आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड की। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। अब देखिए भैया, अब ये पाई बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis। अब परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ये मैंने एक पी ऑर्बिटल ले ली। देखिए ये पी ऑर्बिटल ले ली और पी ऑर्बिटल यूं करके खड़ी करके पी ऑर्बिटल बनाई। ये दूसरी पी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली, और ये भी पी ऑर्बिटल मैंने बिल्कुल सिंपल खड़ी हुई बनाई, वर्टिकल बनाई। जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो उनकी कंडीशन भैया क्या हो जाएगी, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ओवरलैपिंग देखें तो देखें साइड वाइज ओवरलैपिंग एक तो यहाँ पर हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और एक यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है उसको नाम दिया पाई बॉन्ड। ये पीपी ओवरलैपिंग है, लेकिन ये साइड वाइज पीपी ओवरलैपिंग है। ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर बना। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा, यानी पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बन सकता। तो स्टार बना करके यहाँ नोट कर दीजिएगा कि पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म्ड अलोन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म एलोन, कभी भी अकेला नहीं बनता है। ये जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड साथ में बनेगा, यानी कि पाई बॉन्ड हमेशा जब बनता है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, पहले पाई नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपको सिखा रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बता देता हूँ आपको कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। तो रीज़न अगर आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हो ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग between the atomic ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग है इसी की वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर माना जाता है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। तो आपको यहाँ ये बताना जरूरी हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिएगा 2 पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरीके से अगर पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई एंड 1 सिग्मा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना आपको जरूरी हो जाएगा, वो ये है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कितने कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी सिग्मा पाई बॉन्ड की अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी, इस चीज़ को भी जानेंगे। तो जान लेते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये CH4 लिया, कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम आपको समझाएंगे। ये मैंने CH4 लिया। अब आप ये ना कहिएगा कि सर ये सब बहुत टाइम ले रहे हैं, अपना टाइम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कारण है कि पूरा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक डिस्टर्ब ना हो और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यानी टोटल अगर हम सिग्मा यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग ईथीन मॉलिक्यूल को देख लेते हैं तो ईथीन मॉलिक्यूल को देखें तो ईथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, वो आप ये क्वेश्चन भी खूब आया करता है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, इसमें एक सिग्मा और एक पाई हो गया, यहाँ पर एक सिग्मा हो गया और ये सिग्मा, यानी टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके 5 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एसिटाइलिन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, यानी कि अगर एसिटाइलिन मॉलिक्यूल हमने लिया है तो ये हो गया आपका एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, जबकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी आपको दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके से आप बेंजीन में भी निकाल सकते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, यानी कि बेंजीन C6H6 बेंजीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें बेंजीन के, तो जरा स्ट्रक्चर आप ओपन करके देख लीजिए। इस तरीके से बेंजीन में हर कार्बन पर आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन लगा होता है। इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा होगा, इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा होगा। अगर इनके अंदर की बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे करके डबल कर दीजिए। अब अगर हम लोग इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करना चाहें तो अब आप चेक करेंगे कि इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड निकलेंगे। कैसे बाहर आएंगे देखिएगा, ज़रा ध्यान से आपको दिखाता हूँ। एक तो सिग्मा ये है, चेक करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6 सिग्मा तो ये हो गए। फिर 1, 2, 3, 4,
5 और 6 यानी कि 12 सिग्मा हो गए। अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो ये वाला एक पाई हो गया, ये वाला भी एक पाई हो गया और ये वाला यानी 3 पाई हो गए। तो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेंजीन में और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कुछ कॉम्पिटिशन्स में। इसी तरीके से इनमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड आएंगे जरा कैलकुलेशन करके आप बताइएगा। कैलकुलेट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रहा हूँ, कैलकुलेट द number of sigma and पाई बॉन्ड्स। तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई आएंगे जरूर आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन है आपका, सिंपली मैं आपको यहाँ लिखे दे रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे ये बताना है आपको। इसके बाद आपको बताना है कि इस तरीके का मॉलिक्यूल आपके सामने है जिसका नाम है प्रोपाइन, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। इसके बाद आपको ईथेन मॉलिक्यूल में यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में बताने कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। इसी तरीके से आपको बताना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। और आपको लास्ट में हमें इसमें भी बताना है कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका C सिंगल बॉन्ड H इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे ये जानकारी भी आप हमें दीजिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि इनमें बताना है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो ये मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की आपको जानकारी दे दी। अब यहीं पर एक जानकारी और ले लीजिएगा आप, जिसको हम लोग फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं हम लोग और हेडिंग का नाम होता है फॉर्मल चार्ज। ये मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया और हेडिंग है हमारा फॉर्मल चार्ज। तो ये आखिरकार फॉर्मल चार्ज होता क्या है, इस पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे। फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, फॉर्मल चार्ज की फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, कुछ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में यानी कि उनके ऊपर कोई नॉर्मली चार्ज आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं उनके ऊपर भी कोई नेट चार्ज नहीं होता है। तो कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो हर एटम मॉलिक्यूल के हर एटम पर एक ऐसा चार्ज होता है जो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो जाता है, यानी कि हर एटम अपने ऊपर एक चार्ज फील करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को निकालते कैसे हैं कि कितना चार्ज फील कर रहा है कोई भी एटम, तो हम लोग एक फार्मूला है उसके थ्रू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू हो जाता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, जिस एटम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन फ्री एटम, माइनस यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, ये लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। और माइनस यहीं पर आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि जैसे कि मान लो आपने एक ऑक्सीजन एटम ये लिया, इसी से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, इसी से ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है। अब इनको नंबर भी दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, इसको नंबर 3 दे दीजिए। इनके इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोग इस पे फॉर्मल चार्ज नंबर 1 ऑक्सीजन, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, इस पे निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, माइनस नंबर ऑफ़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहे हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए आपकी हाफ इंटू 6,
तो ये वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 माइनस आपकी 3 यानी कि टोटल ये +1, यानी फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर +1 आएगा। सेकंड वाले ऑक्सीजन का देख लेते हैं 6 माइनस, अब आप यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर हो गए आपके 4 माइनस यहाँ पर हाफ इंटू 4 आ गया, तो अब यहाँ पर आपका हो गया 6 माइनस 4 माइनस 2 मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहीं पर अगर थर्ड ऑक्सीजन पे हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 माइनस यानी कि ये आ गया 6 माइनस आपका हाफ इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 6 और माइनस का 1 हो गया, तो यानी कि सिंपली यहाँ पर आपका प्लस माइनस का 1 आ जाता है। तो पहले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो +1 आ रहा है, सेकंड वाले पे 0 आ रहा है, थर्ड वाले पे माइनस का 1 आ रहा है। इसी तरीके से और भी हमारे पास एटम्स हैं जिनका हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने HClO4 लिया, सपोज कर लेते हैं SO2 ले लेते हैं, इस बार हमने इस बार SO2 लिया और SO2 पे भी फॉर्मल चार्ज जब हम लोग निकालेंगे तो सेम कंडीशन पर नंबर दे दीजिए, इसे सल्फ़र पे निकाल लीजिए, सिंपली सल्फ़र पे, और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नंबर 1 बोलिए, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नंबर 2 बोल दीजिए। सल्फ़र पे निकालेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, तो यानी कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। और इसी तरीके से माइनस लगाइए तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद माइनस लगा दीजिए, इसके बाद हाफ, और यहाँ पर वही सिंपली आपका 6 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 माइनस 2 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर भी +1 ही आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 1 को देखिए तो ऑक्सीजन नंबर 1 में भी वही कंडीशन है कि 6 माइनस आपका यहाँ पर आपके लोन पेयर्स कितने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी के इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 6 माइनस यहाँ पर अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हाफ इंटू यहाँ पर आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर भी 0 ही आएगा। और सेकंड वाले ऑक्सीजन की बात करें तो भी कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं, 6 माइनस 6 और यहाँ पर माइनस का हाफ इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 1। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड में हमने निकाल दिया। इसी तरीके से आप लोग HClO4 में भी निकालिएगा, जैसे मैंने ये लिख दिया HClO इस तरीके से। अब यहाँ पर क्लोरीन पे निकालिएगा भाई, क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज निकाल के देखिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि HClO2 ले लें, HClO2 ले लें तो इस पे भी क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालिए। अगर आपसे कहा जाए कि HClO3 ले लें तो HClO3 पे भी आप फॉर्मल चार्ज निकालिएगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मल चार्ज आप निकालने की कोशिश करिएगा, तो आप ज़रूर निकालेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द PGT एग्जामिनेशन की बॉन्ड पैरामीटर्स पर लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है बॉन्ड पैरामीटर्स में। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम आपको समझाएंगे, फुल डिटेल में समझाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसको भी पूरा आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि बॉन्ड लेंथ की हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसका रिलेशन क्या होगा। दूसरा हम आपको बताएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी। और तीसरी हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, इन तीनों टर्म्स को डिस्कशन करेंगे एक नई वीडियो में, और इस वीडियो का इंतज़ार आप ज़रूर करिएगा। तब तक इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और मेहनत करते रहिए, और रोज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप करते रहें। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपको PGT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस की आप जो है नंबर बढ़ाते रहिए, यानी कि रोज़ पर डे आपको 50 क्वेश्चंस करने ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो 50 क्वेश्चन जरूरी करने चाहिए। अगर 100 कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 50 क्वेश्चन आप जरूर करें अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक